क्या आपकी वक्त की टोकरी से कुछ लम्हे मिल सकते हैं मुझे आपका शहर देखना है। चेहरे तो कई देखे, मुलाकातें भी हुई कई। चेहरे तो कई देखे, मुलाकातें भी हुई कई। वो एक मुलाकात ऐसी हुई, यादों में शरीक हुई बस वही। तो दिसंबर का महीना था और कज़िन ब्रदर परम भैया की शादी थी रायपुर में। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था तो बहुत एक्साइटेड था, एक नया शहर देखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया समझने के लिए। तो स्टेशन से वेन्यू तक पहुंचने के लिए मैं सोच ही रहा था कि क्या क्या गूगल पे सर्च कर लूं, ये शहर मुझे क्या क्या दिखा सकता है। तो जैसे ही हम वेन्यू पर पहुंचे, मैं डिक्की से अपना सामान लेने ही जा रहा था और पीछे से एक आवाज़ आई, आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। मैं पीछे मुड़ा तो वो वहीं खड़ी थी। मेरी आंखें सीधी उनकी आंखों पर पड़ी। ग्रे कलर में हल्का सा ग्रीन टेक्सचर भगवान ने ऐड किया था। बेबी पिंक कलर का सलवार सूट था और चेहरे पर बत्ती सी ऐसे फिट की थी जैसे आप हिप्नोटाइज हो सकते हो। और एक छोटी सी बिंदी जैसे चांद को छोटा करके उनके सर पर सजा दी गई थी। मैं बस उन्हें देखता रहा तो इतने में वो मेरे नज़दीक आई और मेरे हाथ में एक चाबी थमाते हुए बोली, 3rd रूम ऑन द राइट, 2nd फ्लोर। और मैं बस उन्हें देखता रहा, वो चली गई। तो जो कुछ प्लान मैंने सोच रखा था कि मुझे इस शहर में क्या करना है, अब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो अब एक ही मकसद था, उन्हें ढूंढना। तो फ्रेश होकर मैं रिसेप्शन पर आया और एक न्यूज़पेपर लेकर कोने में बैठ गया कि शायद उनके बारे में कुछ क्लू मिल जाएगा। थोड़ी देर हुई और एक अंकल ने आवाज़ लगाई, प्राप्ति, कुछ नए गेस्ट आए हैं, ज़रा देखना। और वो फिर मेरे सामने आई। मेरी पलकें झपकना भूल गई थी। उन्होंने मुझे अपने सामने देखते हुए पकड़ लिया और मैं शर्मा के नीचे देख रहा था और वो हंस के चली गई। पूरी दोपहर मैंने कोशिश की कि मैं एक बार फिर उनसे मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं, पर शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। पर जैसे ही शाम हुई, मैं अपने रूम में बैठ के कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है? मैंने बाल ठीक किए, कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोला। हेलो जी, आई एम प्राप्ति। आपने बताया नहीं आप राइटर हो। जी वो मौका ही नहीं मिल पाया। राइटर साहब, मौका मिलता नहीं, ढूंढना पड़ता है। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, पर हम ही है जो उसे हल्के में लेते हैं। बात तो सही थी और मैं भूल गया था कि मुझे रात के संगीत के लिए स्क्रिप्ट लिखनी थी और वो मेरी हेल्प करने आई थी स्क्रिप्ट लिखने में। पर मेरा मन कर रहा था कि मैं कविता लिखूं उनकी बातों पर। मेरा मन कर रहा था मैं नज़्म लिखूं उनकी आंखों पर। मेरा मन कर रहा था मैं शायरियाँ लिखूं उनकी जुल्फ़ों पर जो बार बार उनके चेहरे पर आ रही थी। जब हमने स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट फाइनल कर ली, तब आखिर में वो मुझे कहती है, आप राइटर बड़े शातिर होते हो, जो बयां नहीं कर सकते उसे शब्दों में ढाल के लिख लेते हो। तो मैंने कहा, आप लॉयर भी बड़े ढीठ होते हो। आपने पहले कहा कि आप लॉयर हो और साथ साथ में आप थोड़ा बहुत फिलॉसफी भी जान लेते हो, तो आप इतने ढीठ होते हो कि सच्चाई आंखों में देखकर भी उसका सबूत मांगते हो। तो उन्होंने बात पलट दी और मैंने नीचे देख लिया, तो बस वो ये कहकर चली गई, आप शर्माते हुए ज़्यादा क्यूट लगते हैं। संगीत खत्म हुआ और सबको हमारी स्क्रिप्ट बड़ी पसंद आई। ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके थे, बस हम दोनों बचे थे स्टेज पर और रात के 12 बज रहे थे। मेरा ये ध्यान नहीं था। तो वो नज़दीक आई और धीरे से बोली, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चौंक गया, उन्हें मेरा बर्थडे कैसे पता था? पर शायद उनको ये एहसास हो गया कि मैं चौंक गया हूँ, तो वो आराम से बोली, इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आईडी थी हमारे पास जो हमने रूम अरेंजमेंट के लिए ली थी, उसमें आपका बर्थडे पढ़ लिया था।
तो अब उन्होंने पहले जैसे बोला था मौका ढूंढना पड़ता है, मैंने मौका ले लिया कि आपके यहाँ ऐसे ही रूखा सूखा बर्थडे विश करते हैं, हमारे वहाँ तो गिफ्ट देकर करते हैं। तो उन्होंने बोला हमारी दीदी को तो भेज रहे हैं आपको भाभी बना के, और उससे बड़ा गिफ्ट आपको क्या चाहिए, पर अगर आपको और भी कुछ चाहिए आप बता दीजिए। तो मैंने और एक मौका लिया, क्या आपकी वक्त की टोकरी से कुछ लम्हे मिल सकते हैं मुझे आपका शहर देखना है। और बस उन्होंने कहा जी ज़रूर, कल शादी तो शाम को है तो हम सुबह से दोपहर तक घूम सकते हैं। दूसरे दिन सुबह 8 बजे जेब में ढेर सारी उम्मीदों को लेकर मैं वहाँ खड़ा था उनका इंतज़ार करते हुए, और वो आई। और जैसे ही मतलब अगर आपका साथ खूबसूरत लोगों से हो तो सफ़र अपने आप खूबसूरत हो जाता है। एक नॉर्मल सा ऑटो रिक्शा का ड्राइव मुझे इतना अच्छा लग रहा था मैं बयान नहीं कर सकता। और सुबह सुबह रायपुर और सुंदर लग रहा था। हम लोग लेक पर पहुँचे, लेक की सैर की, और जैसे ही सैर ख़त्म की उन्होंने मेरे पास आकर एक पूरी कचौड़ी मेरे मुंह में डाल दी कि रायपुर आए और कचौड़ियाँ नहीं खाई तो क्या किया। मैं खुश हो रहा था कि एक दिन में वो अपना इतना हक समझ रही थी मुझ पे कि वो ये चीज़ कर रही थी। और फिर मैं वापस थोड़ा सा शर्माया और मुस्कुराया, और फिर हमने थोड़ी शॉपिंग की। मॉम के लिए मालवीय रोड से कुछ साड़ियाँ खरीदी और गोल बाज़ार से हैंडीक्राफ्ट्स खरीदे। और जब हम पहुँचे वेन्यू पर तब तक ऑलमोस्ट दोपहर हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि अब मैं चलती हूँ, पर एक बात कहना चाहूँगी, आप थोड़ा कम शर्माइए, दीदी के लिए बचा के रखिए, वो विदा हो रही है, आप नहीं। तो मैं वापस शर्माया कि अब मैं क्या ही बताऊं। और फिर शादी में जैसे दुल्हन से ज़्यादा तो वो चमक रही थी। शादी ख़त्म हुई पर मेरे दिल के कैनवास पर उनकी तस्वीर बन चुकी थी। दूसरे दिन सुबह मुझे निकलना था, तो जैसे ही मैं रेडी हुआ मैं मौका ढूंढ रहा था कि एक बार उनसे बात करूं, नंबर लो उनसे ताकि फ्यूचर में कांटेक्ट हो सके। तो मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी, वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि टैक्सी आ चुकी थी, हमें स्टेशन चलना था। तो मैंने भाभी से पूछा, भाभी प्राप्ति जी नहीं दिख रही है। अरे अक्षय, उसका तो एंगेजमेंट चल रहा होगा। और मेरी स्माइल कहीं गायब हो गई। मैं सोच रहा था 2 दिन के बारे में जो हमने बिताए थे साथ, और मैं टैक्सी में बैठ गया बिना कुछ बोले। हम स्टेशन पहुंचे, सभी बारातियों को गुडीज मिल रहे थे। मैंने अपना बॉक्स उठाया, उसमें टेंशन में क्या होता है कि भूख ज़्यादा लगती है, मैं सोच रहा था कुछ खाना मिल जाएगा। तो उसमें से एक पर्ची निकली, कुछ कहानियाँ और कुछ सफ़र अधूरे ही अच्छे लगते हैं, और आप मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और ट्रेन चल पड़ी।